नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। एक तरफ देश में मॉनसून सत्र से राजनीति गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने बयान जो दिया है उससे माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल ठाकुर ने एक सभा में कहा कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बस फिर क्या था, विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हज हाउस के पोस्टर लगा दिए गए। इतना नहीं, बाहर दीवार पर कालिक भी पोत दी गई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, क्या तुष्टीकरण से कांग्रेस गुजरात में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है? और देश में कब तक तुष्टीकरण वाली राजनीति चलती रहेगी? कब तक लोगों को भड़काया जाएगा और ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कब कार्रवाई होगी? इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का पहला हक। तुष्टीकरण से टूटेगा गुजरात का तिलिस्म। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बवाल। हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौથી પહેલો અધિકાર માયનો देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। कांग्रेस न चुनाव जीत पा रही है, न लोगों का भरोसा। और इन सब के बीच पार्टी के नेताओं के बयान उसे और मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान सामने आया है गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का। સરકારી ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો રીતિ। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર। आने वाले कुछ महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। और ऐसे में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर बवाल मच गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर देर रात हमला बोल दिया और कांग्रेस ऑफिस पर हज हाउस लिखवा दिया। दरअसल जगदीश ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ठाकुर ने मुसलमानों से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने की मांग की और कहा कि वो पार्टी नेतृत्व से मांग करेंगे कि मुसलमानों के लिए भी घोषणा पत्र अलग से बनाया जाए। विश्वास थी कहूं છું કે કોંગ્રેસ એની આઈડિયોલોજીમાં કોઈ દાડો ચેન્જ નથી કરતી ને વિચારમાં કોઈ દાડો ફેર નથી કરતી। એ સત્તા મળી તોય એનો વિચાર પકડીને ચાલે છે અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફેંકી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો રીતિ। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત નુકસાન થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે। प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव हैं और कांग्रेस को अगर यहाँ कमाल करना है तो उसके नेताओं को ऐसे बयानों से बचना होगा, क्योंकि जगदीश ठाकुर के बयान पर गुजरात में घमासान शुरू हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बीजेपी ऐसे मौकों को अच्छे से बुनाना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गुजरात के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद वो बयान फिर से याद आता है जिसमें प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों पर, यहाँ के संसाधनों पर पहला हक है, अल्पसंख्यकों का पहला हक है। इस पर बातचीत करने के लिए हेमंत रावल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फहमीदा हसन खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगी। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वत्स साहब,
इस बयान ने एक बार फिर से मनमोहन सिंह की याद दिला दी। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस लुप्त भारत तो हो ही चुका है। अब ये लास्ट ब्रेथ इज द हाईएस्ट ब्रेथ। ये लास्ट में कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनका वोट बैंक कुछ वापस हो। अब आज जो बयान जगदीश ठाकुर ने दिया है, उस बयान से अगर किसी पार्टी को कोई लाभ होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। वो खुद इस बयान का विश्लेषण करें। ये बैठे बिठाए उन्होंने हमारे वोट बैंक में इजाफा करा दिया। ये कहने की क्या जरूरत थी कि अल्पसंख्यकों का हिंदुस्तान की तिजोरी पर पहला हक है। अरे 80% का हक नहीं होगा और 20% का हक हो जाएगा। वैसे भी ये बेतुकी बातें हैं, ये राजनीतिक बातें लगती ही नहीं है कि किसी राजनीतिक आदमी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। मैंने कहा ना, उनके पास कोई वोट बैंक बचा नहीं है, तो दे जस्ट वांट टू रेस्क्यू सम वोट। किसी तरीके से किसी भी बात को करके कहीं से कोई वोट आ जाए हमारे पास, इस तरीके के नीति पर वो काम कर रहे हैं जी। और उसी नीति के तहत ये बयान आया है। पहले मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था, उसका क्या हुआ वो आप जानते हैं, उसका हद। अब इन्होंने जो बयान दिया है, पिछले 2 दशक से ऊपर, लगभग 25 वर्ष से हम गुजरात में काबिज हैं और आने वाले 25 वर्ष और भी हम काबिज रहेंगे अगर इस तरीके के नेता ने इस तरीके का बयान देते। ठीक है, हेमंत रावल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हेमंत साहब, ये तो हमारे साथ आलोक वत्स बैठे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आपके नेता बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? आप लोगों को नहीं लगता ऐसे बयान से नुकसान होता है आप लोगों को और बीजेपी को फायदा हो जाता है, वो भी गुजरात जहां पर 1-to-1 फाइट होती है? अच्छा, सबसे पहले वत्स जी को मैं ये बता दूं कि ये बात 2 दिन पहले की, आज की नहीं है। उन्होंने बताया कि आज का बयान है। जैसे इनको भी कम्युनिकेशन गैप है, उसी तरह गुजरात में ये जो बयान दिया गया, उनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा काट के दिखाई दे रहे हैं और वो भी बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है। ये पूरा जो बयान है वो अगर आप इसमें सुने तो इसमें स्पष्ट है कि जी, जो इस देश में उद्योगपति है, जिनको 8.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, क्या उनका अधिकार है या शोषित, वंचित, गरीब लोगों का, देश की जनता का अधिकार है? ये बात जो है, ये बात करने की एक सद्भावना सम्मेलन में हमारे प्रेसिडेंट जी ने ये बात रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनके चंद गुंडे कल रात को हमारी ऑफिस पे आके ऑफिस की दीवार, यानी कि ऑफिस की दीवार को प्रदूषित करके चले गए। क्या ये लोकशाही में ये जायज बात है? आप यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम पिछले 25 साल से हैं। आप है, लेकिन लास्ट 2017 में गुजरात में सरकार जाते जाते बच गई आपकी। सिर्फ 8-9 सीट आपकी बची थी, हमारे से ज्यादा थी। और इस बार जनता ने तय कर लिया है गुजरात में गुजरात के प्रेसिडेंट CR पाटिल जो है, गुजरात के प्रेसिडेंट इनके भारतीय जनता पार्टी के CR पाटिल, उनकी ठीक है, इतनी सारी सफाई आपको देनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ये तो कहा ना कि मनमोहन सिंह ने सीना ठोक करके ये बात कही थी और उसी बात को वो दोहराने की कोशिश कर रहे थे। इसे तो आप मानेंगे ना? मनमोहन सिंह जी ने पर जब कहा था, तब दूसरे दिन उनके भी ये जो वर्ड है उनको तोड़ बड़ोड़ के दिए थे। उनको भी दूसरे दिन लेटर लिख के सही बात जो थी, वो जो हम बता रहे वही बात थी कि सबका अधिकार है, लेकिन उन लोगों का, उन चोर लुटेरों का अधिकार नहीं है। जो लोग यहाँ गुजरात में, जो बड़े बड़े उद्योगपति 1 रुपये में जमीन ले लेते हैं, लाखों हेक्टर जमीन 1 रुपये में लिए, क्या उनका अधिकार है? या 100 फुट जो आता हूं। हेमंत जी, मैं आप वापस आता हूं। संजय राणा साहब, मनमोहन सिंह ने जो कहा उस पर स्पष्टीकरण आ गया। अब प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के कांग्रेस के जो कह रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण हेमंत साहब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उस बयान को दोहराया जाता है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कि देखिए मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री रहते, कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का है। देखिए कुंदन जी, नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमें तो बड़ा कुछ भी ताजुब नहीं हुआ इस बयान को सुनने के बाद। देखिए, ऐसा है कि नेहरू डायनेस्टी की हम बात करते हैं, नेहरू जी ने ही चालू किया था। आप सोमनाथ मंदिर का विरोध देख लीजिए,
उसके बाद आप देख लीजिए 26/11 की बातें देख लीजिए, उसके बाद कम्युनल वायलेंस का जो बिल था उसको देख लीजिए, उसके बाद अब वंदे मातरम के पे तुष्टीकरण की राजनीति जो नेहरू जी ने की उसको देख लीजिए। ये प्रथा चली आ रही है। इस पार्टी की जो डायनेस्टी, जो जड़ ही ऐसी हो, तो उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इस तरह की बातें अगर आज के नेता बोल रहे हैं तो उसमें मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आज से 75 साल पहले इनके पूर्वज बोलते थे। तो जब ये चीजें रही हैं, होती आई हैं, दसियों एग्जाम्पल हमारे पास है जहां पे बोला गया है कि भैया हिंदू आतंकवादी है, हिंदू सैफरन टेरर की हम बात करने लगते हैं। तो अगर ये बोल दिया कि माइनॉरिटी का हक है, इसमें कोई ताजुब नहीं है। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 2, कि बिल्कुल सच बोला है, इस देश पे संसाधनों पे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। माइनॉरिटी वो है जो सिख हैं, जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनको चाहिए नहीं कोई भी संसाधन, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत संभ्रांत है। तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है और कांग्रेस का तो समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है या उनके नेताओं की मति मारी गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते वो आज हाशिए पे चले आए हैं और देखना कहीं सैया ना बन जाए पार्टी, मुझे इस बात का दुख होगा उस दिन। विनोद बंसल साहब, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल साहब, ये कांग्रेस के दफ्तर पर क्यों हमला किया गया? हमला कहाँ किया यार? कांग्रेस को तो इसको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उसके कांग्रेस के दफ्तर का नाम हमने हज हाउस रख दिया। कांग्रेस तो जगह जगह हज हाउस बना रही है। बजरंग दल अगर उसको हज हाउस कह दिया तो उसको तो बजरंग दल को धन्यवाद करना चाहिए। हेमंत रावल साहब कह रहे हैं आप लोग गुंडे की तरह वहां पर आए और अपना कारनामा करके चले गए। देखो, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अब कांग्रेस ने हमेशा गुंडाई की है तो बजरंगी भी उनको गुंडाई नजर आएंगे। बजरंग बली को गुंडाई कहना, गुंडा कहना, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना, ये तो कांग्रेस की चाल चरित्र, चेहरा है, उनकी प्रकृति है, संस्कृति है। उसके बारे में मैं कमेंट करूं तो अच्छा नहीं रहेगा ना जी। नहीं तो ये जो किया विनोद बंसल साहब, ये जो कांग्रेस दफ्तर को आप लोगों ने हज हाउस में बदल दिया, क्या ये तरीका सही था? नहीं, देखिए वो तरीका भी तो सही नहीं था। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और उसी बात को लेकर के इनके कांग्रेस के जो गुजरात अध्यक्ष कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि गुजरात के अंदर जब गोधरा जैसे कांड होने के बावजूद भी ये कांग्रेस जिहादी मानसिकता से बाहर क्यों नहीं आ रही? सारे ये कांग्रेसी और कांग्रेस के कोख में से जन्मे हुए जितने भी राजनीतिक दल हैं या राजनेता हैं, वो सारे के सारे जो उनका राजनीति सारी रसातल पे चली गई। अभी भी पता नहीं इनको अकल कब आएगी, मेरी समझ में नहीं आता इनको। अभी हिंदू कमा के मर गया, टैक्स दे के खप गया, और आप कह रहे हैं कि संसाधनों का पहला अधिकार उनका है। अरे भाई, पहला अधिकार उनका है तो उनको दे दिया ना पाकिस्तान, उनको दे दिया ना बांग्लादेश, भगा दिए ना वहां से अफगानिस्तान से। उस पर क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? अपने मौन साध लेती है जब वो अपने इसमें उमेश कोहली की हत्या होती है। कांग्रेस के शासनकाल में जब कन्हैयालाल जैसे एक इनोसेंट पर्सन को उसकी दुकान में जाकर के धोखे से मार दिया जाता है, अफजल खान जैसा जो व्यवहार किया जाता है, ये जो चाल चरित्र चेहरा है ना कांग्रेस का, वो उसको बदलना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, डिफेंस करने के लिए बाकी तो राजनीति तो उनके रसातल पर चली गई। ठीक है, लेकिन रावल साहब को जवाब देना चाहेंगे? कुंदन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं 3 प्रवक्ताओं के साथ बात कर रहा हूँ जो तीनों के तीनों कांग्रेस के विरोध में बात कर रहे हैं। पहले तो हमारे जो राजकीय विशेषज्ञ भाई है वो पीछे विजुअल देखे, जिसमें जगदीश ठाकुर जी सोमनाथ मंदिर का दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। आप ही इनका विजुअल दिखाते हो। इससे ज्यादा सबसे अच्छा धर्म और सेक्युलरिज्म की बात यहाँ पे आपने ही दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद जो अभी बात कर रही है, उनको ये जब याद नहीं आया जब उनको बीजेपी की कमलम ऑफिस में जब अडवाणी जी मोहम्मद अली की जीना की मजार पे चले गए थे, टोपी पहन के मजार पे दर्शन करने चले गए थे, तब इनको याद नहीं आई। जब मोदी जी बिन बुलाए मेहमान बिना निमंत्रण पाकिस्तान चले गए थे, तब उनको याद नहीं आई। ये वीएचपी जो है वो खुद ही अपने हिंदू संगठनों में अंदर वो खुद अपने आप में नहीं, रावल साहब, प्रधानमंत्री का पाकिस्तान अचानक जाना, क्या ये तुष्टीकरण है? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण है? कमाल है। नहीं, तो जीना जी की
जीना की मजार पे अडवाणी जी का जिन्ना जी, अरे भाई ओसामा जी, जिन्ना जी, यही तो कांग्रेस की चरित्र है। आप अडवाणी जी का आप देखिए ना, जाना, आप देखिए, आपने क्यों नहीं बोला उस समय? या तो ओसामा जी बोलेंगे या जिन्ना जी बोलेंगे, ये कांग्रेस की कर सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। कांग्रेस ऑफिस की दीवार पर आप ये प्रदूषित करके चले जाते हो। कल को अगर हमारे भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कल आपकी कमलम की ऑफिस पे जाके ईडी की ऑफिस का ऐसे पोस्टर बना देंगे तो क्या यह जायज रहेगा? ये जो राजनीति है, यहाँ पे कांग्रेस प्रजा की राजनीति करती है। बंसल साहब जवाब दीजिए, इसी तरह की कार्रवाई अगर कांग्रेस कार्यकर्ता गुजरात में करने लगे तो क्या होगा? बंसल साहब देखिए इनकी चिड़ वो नहीं है कि वो उनके अपने अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा। इनकी चिड़ ये है कि ईडी इनको इनके अकाउंट को क्यों घेर रही है, ईडी के दफ्तर को बदलने के चक्कर में ये। आप देखिए इनकी मानसिकता देखिए ना भाई साहब, आप ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, इन्हीं के कारण तो जिहादी आज बेखौफ घूम रहे हैं। राजस्थान जो वीरों की भूमि है, जो शांत क्षेत्र रहा है हमेशा से, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा होती थी। जोधपुर में, उदयपुर में, हम मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जो है ना बिना ताला लगाए आराम से रहते थे जब हम पढ़ते थे। तो आप देखिए कि आज उस उदयपुर की स्थिति ये है कि ये तो सरेआम जो है ना गला काटते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं, और उससे पहले भी धमकी देते हैं, बाहर भी धमकी देते हैं, और दोपहर में बैठ के प्रधानमंत्री को भी ललकारते हैं, लेकिन सरकार सोती रहती है। आप देखिए बूंदी का जो है वो जो मौलाना था, बूंदी के मौलाना को अरेस्ट करने की हमने कितनी बार मांग करी, कितनी बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब बंसल साहब हमारे साथ बने रहिए, कर दिया तब उसके बाद इनको वो बूंदी का मौलाना याद आया। बंसल साहब हमारे साथ बने रहिए। फहमीदा हसन को मैं डिबेट में नहीं जोड़ पाया हूं। संजय राणा साहब मैं आ रहा हूं, एक बार छोटा सा रिएक्शन फहमीदा हसन। फहमीदा जी, क्या कांग्रेस के नेता या कोई नेता अगर कह देता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, तो क्या अल्पसंख्यक जो है इस बयान से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वोट दे देते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार इस तरह की बयानबाजी होती है और जगदीश ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी की है। क्या ये मुस्लिमों के वोट पाने के लिए बयानबाजी होती है? सबसे पहली बात तो जो हमारे भाइयों ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अंदर एक जाति नहीं आती है, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और माइनॉरिटी मुस्लिम भी आते हैं। तो एक बात से तो जगदीश ठाकुर जी ने सही कहा है क्योंकि आज जो परिस्थिति है अपने भारत देश की, तो एक हमारे गौतम अडानी जी है, वो भी गुजराती जैन परिवार से आते हैं। तो आज की तारीख पे तो देश की जो तिजोरी का पहला हक है वो गौतम अडानी जी का बन रहा है। तो उन्होंने कोई भी तथ्य कोई भी जो दिया है बयान वो गलत नहीं है। नहीं, उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में बयान दिया क्या? आप उनके बयान किसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? इन्होंने मुस्लिम नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि देशनी સૌપ્રથમ તિજોરી ઉપર લઘુમતીનો હક છે। લઘુમતી के अंदर तो सब आ रहे हैं, माइनॉरिटीज में सब आ रहे हैं। और आज जो परिस्थिति है तो गौतम अडानी सबसे बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 पे आज देश की तिजोरी से आए हैं। यहाँ देश का जो जीडीपी 8 से 4 हो रहा है उसके ऊपर किसी को कोई बयानबाजी नहीं करनी है। आज श्रीलंका जैसे देश की जो हालत अपने भारत के ऊपर आ रही है। ठीक है संजय राणा साहब, मुझे शांतिपूर्वक 2 मिनट दीजिएगा। ये देखिए जितना भी भ्रम जाल फैलाया है उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा उसमें से धूल हटा देता हूँ। देखिए 3-4 चीजें देश में 2024 तक होंगी और याद रखिएगा हर टीवी डिबेट में होंगी। एक भ्रम फैला जाएगा, दूसरा फेक न्यूज, तीसरा जो संसाधन है हमारे संस्थान है जिसको ईडी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोला, उस पर आक्षेप लगाना, उस पर आरोप लगाना, धार्मिक मुद्दे को उठाना और सेना पे क्वेश्चन मार्क करना, ये चलता रहेगा। अभी जिन्होंने हमारे मित्र बोल रही थी कि भाई माइनॉरिटी, ये बताइए 17 करोड़ कैसे माइनॉरिटी हो सकता है? माइनॉरिटी जो होता है 10-20 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसको माइनॉरिटी मान लेते रहा। अब आते हैं कि भाई संसाधन की बात हो रही है। संसाधन में सबका हक होता है, किसी एक संप्रदाय पद का नहीं होता है। आप ये बता दीजिए, अब नेहरू डायनेस्टी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, नेहरू जी ने अमरनाथ यात्रा पे टैक्स लगाया था लेकिन हज पे सब्सिडी दी थी। ये किस तरह की मानसिकता दर्शाता है? आप वंदे मातरम लिखने वाला एक कौन आदमी था, नाम नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बोलता वंदे मातरम मुसलमानों को ठेस पहुंचाता है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अरे आपको समझना पड़ेगा, जब अदानी और अंबानी की जब बात करते हैं, अदानी और अंबानी इसी देश के विदेश से नहीं आए और वो करोड़ों लोगों को जॉब दे रहे हैं। आपके हमारा घर भी चल रहा है उससे, हम कहीं ना कहीं रोजगार भी दे रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें आकर के अच्छी बातें करें जिससे देश का लाभ हो रहा हो, लेकिन इससे देश का लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है विनोद बंसल साहब, इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है गुजरात में? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी से
2.5 दशक से ज्यादा वक्त से जो कांग्रेस सत्ता से दूर है उसे कुछ वोट मिल जाएंगे। वत्स साहब को ये लग रहा है, आपको भी लगता है क्या ऐसा? देखिए जिहादियों का तुष्टीकरण और उनके तलुए चाटने की जो प्रवृत्ति और संस्कृति है ना कांग्रेस की, वो आखिरकार कैसे जाएगी मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली ये इनको जबकि एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट है उनको पढ़ना चाहिए कि आखिरकार उसने क्या कहा था। बार बार उसको कहने के बावजूद भी कांग्रेस को अभी भी जो है ना जिहादियों के तुष्टीकरण समझ से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसमें रह करके उसकी याद आ रही है। एक्चुअली बात यह है ना, देखिए आप ये फिरोज को तो भूल गए, उनके मजार पर कभी कोई इन्होंने सजदा करते हुए देखा क्या? नहीं। आखिरकार उनको इग्नोर करके यार आप कैसे इस तरह की बातें कर रहे हो आप? और दूसरी बात देखिए, ये इसी तरह से जो है ये हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश इसमें कांग्रेस ने हमेशा की है। ठीक है विनोद बंसल साहब, आप चूंकि मैं हमारे साथ आधे घंटे के लिए हैं, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, एक बयान का विरोध बयान से हो सकता है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर पर जाकर के कालिक पोत देना, वहां पर हज हाउस लिख देना, और हमारे साथ रावल साहब है कह रहे हैं कि यही कार्रवाई अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता करें तो राज्य की स्थिति तो खराब हो जाएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। मेरा सवाल बेसिक सा ये है कि क्या ये तरीका सही था विरोध का? देखिए लोकतंत्र में विरोध के तरीके हैं अनेक प्रकार के, और वो तरीके पर किसी को प्रश्न चिन्ह हो सकता है तो वो पुलिस को शिकायत कर सकती है कांग्रेस, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि विरोध तो है ना जी, आखिरकार ये कांग्रेस को बोलने से पहले नहीं सोचना चाहिए कि समाज की भावनाएं आहत होंगी उससे, और आखिरकार जिस बहुसंख्यक समुदाय से आप वोट मांगते हो, उससे नोट लेते हो, जिसको नोटते हो उसको पीटते हो, उस बहुसंख्यक समाज के बारे में आप इस तरह की बातें करके और जिहादी तुष्टीकरण करके आप क्या कहना चाहते हो? बात ये नहीं है कि आप किसी को भी वोट लीजिए, किसी को भी तुष्टीकरण करिए, विष्णु दंगल को इससे क्या लेना देना। लेकिन अगर जिहादियों को कोई पनपने की कोशिश करेगा, उनको प्रोत्साहन देने का ये एक तरह से इस्लामिक जिहादियों को कवर फायर देने का काम किया है। अनुपम साहब क्या ये तरीका सही था? देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए तरीके पर किसी का विरोधाभास हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ, तो हम उस पर चर्चा कर ले रहे हैं, उसी पे चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पर सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कल को कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी बयान पर, ईडी के कार्रवाई पर, इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर इस तरीके से कार्रवाई करने लगे, इस तरीके से एक्ट करने लगे, तो फिर क्या स्थिति होगी? वत्स साहब छोटा जवाब। नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुकर्मों का पर्दा थोड़ी बंद हो गया है। कांग्रेस ने तो शुरू से अभी पिछले 70 वर्षों में यही काम किए हैं। बजरंग दल कभी ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन अब बीजेपी नेता सुन लेते हैं। बातें कही है, मुझे थोड़ा 2 मिनट में निकलना पड़ेगा वैसा, है ना? हाँ सर, विनोद जी कई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर इस तरीके से उलट यूथ कांग्रेस के लोग भी कर देते तो शायद ये मामला फिर लड़ाई की तरफ अग्रसर हो जाता, खून खराबे की तरफ चला जाता। तो मैं विरोध प्रकट करना सही बात है, लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है कि आपकी आज़ादी, योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई लिबर्टी बिगिंस। आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी आज़ादी शुरू होती है। तो आप इसको किसी के घर तक ले जाके और वहाँ पर जाके आप कुछ इस तरीके का लिख दें विरोध प्रकट करने में और सब पर कालिक पोत दें, ये इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ। इसको अपने तक रखना चाहिए। आप एक धरने विरोध प्रदर्शन के रूप में ले जाते, लेकिन किसी के घर को जाके हज हाउस लेवल कर देना ये थोड़ा अति हो गया है। इससे समाज में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस डूबी हुई नैया है, वो कहीं से राह खोज रही है। उसने इसी क्रम में इस बात को बोला है, इससे उनको तो क्या फायदा होगा, हमें बहुत फायदा होने वाला है। इस तरीके के बात से हिंदू तुष्टीकरण बहुत मजबूत होगा। ऐसी बात बोलने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था। बिल्कुल, जगदीश ठाकुर को सोचना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस दफ्तर पर कालिक पोती गई और उस पर हज हाउस लिख दिया गया, ये तरीका सही नहीं हो सकता है। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो इंडिया के सवाल में आज बात हो रही है कि क्या देश के संसाधनों पर, तिजोरी पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है? क्योंकि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यह बात कही है, लेकिन उन्होंने हवाला दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का, और मनमोहन सिंह के बयान की आलोचना होती रही है। बीजेपी नेता उनके बयान को लेकर के लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। तो हमने जगदीश ठाकुर की बात तो आपको सुनाई है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मनमोहन सिंह की बात सुनिए, जो उन्होंने कहा था कि देश की तिजोरी और संसाधनों पर पहला हक
अल्पसंख्यकों का है। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया था, दोनों बातें सुनिए। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim. आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का हिंदू कहां जाएगा? पूछना चाहिए कांग्रेस से, कहां जाएगा? लेकिन कांग्रेस हमेशा विभाजन की है, बंटवारे की राजनीति की है। रावल साहब, आप मनमोहन सिंह के बयान को दूसरे शब्दों में आप बचाव कर रहे थे। उनकी बातें हमने सुना दी। उन्होंने कहा पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, यानी कि सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी में मुस्लिम का पहला अधिकार है, संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार है। कुंदन जी, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी गुजरात की परिस्थिति से मैं वाकिफ कर दूं। गुजरात में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन आंदोलन और जन इस बयान में बात कर लेते हैं ना रावल साहब। मैं इसी बयान में मैंने आपके पहले ही हिस्से में बताया कि हमारे जो जगदीश ठाकुर जी है उनका जैसे थोड़ा सा क्लिप दिखाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश की तिजोरी पर किसका नहीं रावल साहब उन्होंने जो कहा है, क्योंकि वो गुजराती में, सुनिए रावल साहब, उन्होंने जो बातें कही है ना, एक बार फुल स्क्रीन लाइए और उसकी बयान, उनके बयान को टेक्स्ट के साथ हमने जो कन्वर्ट किया, क्योंकि गुजरात में गुजराती बयान है रावल साहब, उसमें वो कह रहे हैं कि सीना ठोक करके, रावल साहब मैं इतना सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि सीना ठोक करके मनमोहन सिंह ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ साथ वो कहते हैं मुस्लिमों का पहला हक है। और वो कहते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि चाहे जितना नुकसान हो जाए, हम बार बार ये बात कहेंगे। अब इसमें क्या बच जाता है कहने के लिए? अभी भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इस देश की तिजोरी पर विजय माल्या, नीरव मोदी, हमारे ललित भाई, हमारे सांडेसरा ब्रदर्स, हमारे मेहुल भाई, उनका हक है या किसी गरीब का हक है या किसी माइनॉरिटी का हक है? और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ये भी बात की थी कि गुजरात के अंदर जो भी बड़े बड़े उद्योग घराने, उनको 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे, 1 रुपया, अंडरलाइन करता हूं, जमीनें दी जाती है, उनका हक पहले है या आम जनता को जिसको घर बनाने के लिए 100 मीटर जमीन चाहिए, उनका हक है? बात ये हो रही थी, यहाँ पे तोड़ मरोड़ के ये बातें की जा रही है, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। आज लास्ट टाइम भी जो भारतीय जनता पार्टी साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सत्यन कोलाबकर थोड़ी लेट से जुड़े हैं, उनका मैं रुक कर लेता हूं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सत्यन साहब, ये तोड़ मरोड़ करके क्यों पेश कर रहे हैं? जगदीश ठाकुर के बयान को आप लोग एक ही हिस्से में चला रहे हैं क्या बीजेपी के जो IT सेल है वो इस तरह से काम कर रही है क्या? कांग्रेस की जो मानसिकता है वो हमको इस बयान के तहत दिख रही है। उनकी जो मानसिकता है वो भागला पड़ो, राज करो, उनका जो विचार है इस तरीके से बयान पे साफ तौर पे दिख रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से शासन में है और हम लोग डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति, राष्ट्रहित की राजनीति की बात करते हैं। हमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी भेदभाव से आगे निकलकर देश को कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाया जा सके, किस तरीके से विकास का एक नया मॉडल देख सके, उस पर हम लोग सोच, मनन, मंथन और चिंतन करते हैं। जबकि कांग्रेस को जानती है कि 27 साल से उनकी सरकार नहीं बनी है और आने वाले शायद और 27 साल तक भी ये लोग शासन में नहीं आएंगे, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, आप देश को कौन सी दिशा देना चाहते हो, ये हर एक चुनाव तय करता है। कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है ये इनके बयान से हमको समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयान को खंडित करती है और हर एक धर्म, गुजरात में रहने वाले हर एक गुजराती को और हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक हिंदू। चलिए ठीक है, हमारे साथ सत्यन जी बने रहिए। जगदीश ठाकुर ने दरअसल क्या कहा है ये हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। चूंकि आप हेमंत रावल सवाल उठा रहे हैं कि एक हिस्से को ही दिखाया जा रहा है, तो क्या वाकई इसे क्या एक हिस्से में ही दिखाया जा रहा है
या फिर उनके बयान को समझने की और बेहतर तरीके से जरूरत है, और क्या लंबी क्लिप को देखने की जरूरत है? लेकिन फिर भी हमारे पास जो बयान है वो हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, सुनाते हैं। इस वास्ते कहूं कि कांग्रेस એની આઈડિયોલોજીમાં કોઈ દાડો ચેન્જ નથી કરતી ને વિચારમાં કોઈ દાડો ફેર નથી કરતી. એ સત્તા મળી તો એનો વિચાર પકડીને ચાલે છે અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફેંકી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી. ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટી. આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત નુકસાન થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે. रावल साहब, इस बयान को मैंने फिर से सुना है और कई बार मैं सुन चुका हूं. मुझे एक चीज स्पष्ट मेरे समझ में आ रही है, वो ये कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और कांग्रेस की विचारधारा वही है जो मनमोहन सिंह ने बात कही थी. ऐसा है क्या? उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पहले तो सद्भावना सम्मेलन था, इसका नाम ही सद्भावना था, पहली बात. दूसरी बात, कांग्रेस की आइडियोलॉजी मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी उन्होंने. इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब मेरा सबका आपका सबका आ गया. कांग्रेस की आइडियोलॉजी मतलब सोशल जस्टिस की बात थी. कांग्रेस की आइडियोलॉजी मतलब नहीं, आप बयान पे नहीं आ रहे संजय लाड़ा साहब. तो ये जो है संजय लाड़ा साहब अलग अलग तरीके से इस बयान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. रावल साहब, देखिए रावल साहब, जब से ये टीवी डिबेट में आए हैं तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं. सर मैं दोबारा रावल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आप मुद्दे में नहीं आ रहे. पहले आपने कहा कि बयान के एक छोटे से क्लिप को दिखाया गया, अब कह रहे कि इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया सद्भावना सम्मेलन था. वो इस तरीके से आप बयान को डिफेंड नहीं कर सकते. राणा साहब, ऐसा है कि मैं आइडियोलॉजी पे आ रहे हैं. आपकी आइडियोलॉजी के सबका माल अपना, आइडियोलॉजी पे ना जाते हैं, अब आते हैं. बात सुन लीजिएगा. क्या बात है? बिल्कुल अभी बता रहा हूँ आपको, सब पता चलेगा. सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए. नहीं तो अभी ईडी का नोटिस गया, आपको भी आ जाएगा, परेशान हो जाओगे. सुन लीजिए. हमें डराओ मत. नहीं, डरने की जरूरत क्या है? आप डरोगे क्यों? मैडम ही डरी बैठी है. मैडम को तो बीमारी हो जा रही बार बार. चले टॉपिक पे आते हैं सर, फिर टॉपिक पे आते हैं. देखिए कुंदन जी, कांग्रेसियों के पास झूठ का, जो कांग्रेसी है इनके पास झूठ का पुलिंदा है. जिन्होंने अभी बोला कि सरकार ने विजय माल्या को लोन दिया, इन्होंने कहा नीरव मोदी को लोन दिया. इनको इतना नहीं पता, इनको ना जियोग्राफी का जी पता है, इकोनॉमिक्स का जी पता है. इनको पता होना चाहिए कि विजय माल्या को जो लोन मिला था, जो यूपीए टेन्योर मिला था और एनपीए 2009 में हुआ था. नीरव मोदी की बात करते हैं. नीरव मोदी को लोन सैंक्शन हुआ था 2011 में. तो किसकी गवर्नमेंट थी 2011 में? 2004 से लेकर के 2013 तक किसकी गवर्नमेंट थी? आप लोगों ने, मनमोहन सिंह ने खुद इलाहाबाद बैंक और एसबीआई को रिक्वेस्ट किया था कि विजय माल्या का लोन सैंक्शन किया जाए. आप झूठ क्यों बोलते हो टीवी डिबेट में आकर के? बिल्कुल नहीं चलेगा. अब आते हैं आइडियोलॉजी पे. आपकी आइडियोलॉजी सबका माल अपना है, सबका माल अपना, सबका माल दबक लेना, सबका माल खा लेना, माँ बेटे के सरकार बनाना. ये आपकी आइडियोलॉजी पे बात ना करिए राहुल साहब. तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं. रहा गुजरात की बात, देखिए गुजरात में आप 25 साल से सरकार में नहीं हो, तड़प रहे हो. आपके कितने विधायक क्रॉस वोटिंग किए प्रेसिडेंट इलेक्शन में? आपको पता है कि आपकी पार्टी टूटने के कगार पे है. आप इस बार भी जो गुजरात का चुनाव होगा उसमें भी हार रहे हो. फिर भी अपनी चीजों को क्या होता है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है. ठीक है राणा साहब, ये फड़फड़ाहट है. ठीक है संजय जी, संजय जी. रावल साहब मैं ठीक है अब इस गर्मा गर्म बहस से वापस लौटते हैं. ठीक है रावल साहब, इस गर्मा गर्म बहस से वापस लौटते हैं. मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसी बयानबाजी से जो इतनी सफाई देनी पड़ रही है कांग्रेस को? रावल साहब सुनिए, सर सुनने वाले कम से कम हम विदेशी महिला का तलवा नहीं चाटते. नहीं ठीक है, हम देश की पार्टी का तलवा चाटते. व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करें. ठीक है, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करें. के पक्ष में बात न करे वो तलवा चाटता है. उजागर कर ले वो तलवा चाटता है.
जो आपको आईना दिखा दे वो तलवार चाटता है। ठीक है, इस पैनल में एक महिला बहुत देर से अरे इंतजार आप कर रही है। कौन हो? कुछ आप कहना ऐसे चाहते हैं? संजय जी रहते मान्यवर, संजय जी आप सुन लेते हैं। फेमिदा जी जब बात कर सकते हो आप। फेमिदा जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इस डिबेट में? रावल साहब की आवाज कम कर लीजिए। संजय जी एक एक करके। परिस्थिति देखो संजय जी, आज हमारे संजय राणा, भाई बोल हाँ रहे ठीक हैं है। कि फेमिदा, ये सारे कर्जे कांग्रेस के टाइम पे दिए गए, तो मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगी कि 70 साल में भारत के ऊपर जितना कर्जा नहीं था, इसका भी जवाब उतना दूंगा मैं। 3 गुना दे रहा हूँ। कर्जा आज भारत के आज दे ऊपर रहा है, हूँ, आपको 8 जवाब साल देता के हूँ। अंदर। आज जीडीपी का रेट 8 से 4 पे आ GDP गया का है, फुल जो फॉर्म पता है? बांग्लादेश से भी कम है अपना। बहुत बढ़िया, और अभी जीडीपी दूसरी भी आपको बात ये बताता है हूँ। कि आज जीएसटी जो लगाया है, खाने पीने सबकी चीजों पे जीएसटी लगाया है। आज जो शिक्षा हर भारत के बच्चे का फ्री में होना हक बनता है, उसके ऊपर भी, उसकी सामग्री के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया है। और ये चले हैं श्रीलंका को 70,000 रुपया करोड़ का कर्जा देने के लिए। अभी देखो इनको तो पर पहले नंबर भी भारत नहीं के पता, जो ये किसकी सामान्य प्रवक्ता दिया कुंदन भाई नहीं पता है, जो लेकिन कम से कम जो भी नागरिक प्रवक्ता सामान्य, टीवी उनकी पे डिबेट पे आते हैं समझ- थोड़ा सा उनकी पढ़ के आया समस्या है। करिए। अब मैं आपको समझाता हूँ समझिए कि ये श्रीलंका हिंदू भारत में मुस्लिम करना चाहिए। अंतर समझाते आज हो। इनके पास श्रीलंका बीजेपी पे के पास कर्ज जो है मुस्लिम और जीडीपी के हिंदू तुलना में छोड़ के और 51 कोई अरब मुद्दा डॉलर बचा नहीं। अरब डॉलर है, मुस्लिम, और सिर्फ हिंदुस्तान का है हिंदू। 620 अरब अरे डॉलर। जो लोग लेकिन साथ में परसेंटेज इतने में साल बताता से हूँ, रह रहे हैं, श्रीलंका का वो लोन आपस में परसेंटेज भाईचारा जीडीपी बना के के तुलना रह में रहे हैं। 119% भारत की है और हमेशा से भारत का विशेषता सिर्फ है, 19% अनेकता है। में आप किसकी भारत बात की करते हो? अरे विशेषता पढ़ लिख है। के आया करिए तो आज ये- मैडम। चले नहीं तो कोई सामान्य कंपैरिजन जाति के देखिए, लोग श्रीलंका और भारत में क्या कोई है? कंपैरिजन तो है ही नहीं। श्रीलंका के हालात और भारत के सिर्फ जो भ्रम मत आर्थिक फैलाइए, स्थिति है, पढ़ के आया उसमें कोई करिए कंपैरिजन डिबेट नहीं। ठीक है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। सत्येंद्र गुलाबकर, दरअसल गुजरात में ऐसा क्या है कि वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह बयान देना पड़ा? कुछ ऐसा है क्या कि एक खास वर्ग के लोगों को इंटैक्ट रखना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां घुस रही है? कांग्रेस को डर है कि कहीं जो उसका कोर वोट बैंक है, जिसे वो डरा करके या फिर दूसरे तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं डरा करके वोट ले लेते हैं, इस तरह क्या कुछ है, इसलिए ये बयानबाजी हुई है? ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन उस चीज से लेकर है कि जनता उनके साथ किसी भी प्रकार से जुड़ नहीं रही और किसी भी तरीके से घेल पेल करके आज जैसे हम डिबेट पे क्यों बैठे, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो उनको आज हाईलाइट कर रहा है। वो भी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, सारे समुदाय भारत। ठीक है, वत्सव हमारे साथ मौजूद है। वत्सव, आपने डिबेट की शुरुआत में कहा ऐसे बयान से बीजेपी को फायदा होता है, ये क्यों कई बात है? हमको विकास की राजनीति में मानते कोई हैं। आदमी हम इस तरीके नहीं की बात करेगा कि हम स्वाभाविक किसी है जात दूसरा पात की वर्ग भी राजनीति उसके ऊपर गुलाबकर सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वत्स जी, आपकी पार्टी से कह रहे हैं। जो गुजरात की जब बात करते इस हैं तो तरीके हम का कोई बयान देगा तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे लोग हैं उनके दिमाग पर असर पड़ेगा। कांग्रेस जब बात करती है तब राजा, और पूरा आपने बयान आप देखोगे, आप पूरा अगर बयान देखोगे उसमें कहीं कुछ कट नहीं हुआ है। वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई हम लोग मुस्लिम लोगों का सबसे ज्यादा अधिकार पहले कांग्रेस बता रही है कि गलत बात है, ऐसा बोला ही नहीं है, मुस्लिम वर्ड ही नहीं बोला है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। चेक कीजिए सर, आप चेक कीजिए। बिल्कुल रावल जी, आप मैं पूरा बताना चाहता हूँ, आप नहीं रावल साहब, मनमोहन सिंह ने तो कहा था ना, मनमोहन सिंह ने तो बोला सर, माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम। मनमोहन सिंह के बयान में मुस्लिम वर्ड बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कोट करके बोला है, ये बात रावल साहब, हम प्रदेश अध्यक्ष को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और मनमोहन सिंह ने तो कहा था ना, मनमोहन सिंह ने कहा था माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम को भी भूल जाते हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम। जीना की मजार पे अडवाणी जी गए थे, बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ मैं, जिन्ना के मजार पे देना चाहता जिन्ना हूँ। के मजार पर जाने का अभिप्राय और ये में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जब भी कोई राजनीतिक दूसरे कंट्री में जाता है तो राष्ट्र का जो लीडर होता है उसकी समाधि पे जाना पड़ता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन आप ये बताइए कि अफगानिस्तान में इंदिरा गांधी जब गई थी तो मोहम्मद गजनी के मजार में क्यों गई थी? वो कौन सा वहाँ का फ्रीडम फाइटर था, कौन सा नेता था? 15 मिनट थी, आपको पता है? इतिहास कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, एकदम इतिहास सिर्फ तुष्टीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण से भरा हुआ है। याद बताइए इंदिरा गांधी क्यों गई थी अफगानिस्तान में? 15 मिनट आंसू क्यों गिर रहे थे? जिन्ना जी वहाँ के लीडर हैं पाकिस्तान के, और जो भी राजनीति हिंदुस्तान को किसी भी देश का हो वहाँ पे विजिट करना पड़ता है, प्रोटोकॉल होता है। कैसी बात कर रहे हैं? आपको बेसिक तो पता होना चाहिए भाई साहब। कांग्रेस प्रजा की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी अरे कितनी प्रजा की बात कर रही है? रावल साहब, कौन सी प्रजा? रावल साहब, कौन सी प्रजा?
नहीं रावल साहब, ये सवाल बीजेपी भी जानना चाहती है, ये कौन सी प्रजा है? रावल साहब एक ठीक है, भारत मुक्त कांग्रेस, भारत मुक्त कांग्रेस। नहीं रावल साहब सुनिए ना, रावल साहब नहीं है, रावल साहब उस लकड़े के, अरे सर सुनिए ना, रावल साहब मैं जानना चाहता हूँ कौन सी प्रजा? रावल साहब सुनिए ना, थोड़ा वक्त कम बचा है डिबेट के लिए, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने कहा प्रजा के लिए, तो कौन सी प्रजा? माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली मुस्लिम, या फिर ऑल? कौन सी प्रजा कांग्रेस के लिए? मैं यही बताऊं, दूध दही और लस्सी पे टैक्स किसको लगा? वो प्रजा जिसमें 18% स्मशान की भूमि में लकड़े के लिए टैक्स लगा, वो प्रजा में मैं भी, अरे हिम्मत है, कम से कम मनमोहन सिंह की मैं तारीफ करता हूँ, उनके अंदर हिम्मत है। आपके अंदर तो क्या है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले जनेऊधारी ब्राह्मण है। पिता का नाम कुछ होता, पुत्र का नाम गांधी हो जाता। अरे किस पार्टी की बात कर रहे हो? किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो? किस जनता की बात कर रहे हो? जनता से आप दूर हो चुके हो, जनता आपसे दूर हो चुकी है, सिर्फ आप ट्विटर पे ही राजनीतिक पार्टी बन के रह गई हो। ठीक है फेमिदा जी, ठीक है, स्क्रीन पर फेमिदा उनको बुलाइए। फेमिदा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस तरह की बयानबाजी से जिस मसले को रावल साहब भी उठाना चाहते हैं, जिस मसले को संसद में कांग्रेस भी उठाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष भी उठाने की कोशिश कर रहा है, संसद के बाहर उठाने की कोशिश कर रहा है, ये मामले डिरेल हो जाते हैं क्या ऐसे बयानबाजी से? न्यूट्रल होकर के मैं जवाब चाहूंगा इसका। नहीं, ये जो बयानबाजी है उससे सिर्फ देश का नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता है। अभी तक का सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी एक जो मुद्दा लेके चलती है, वो कभी भी जीडीपी पे नहीं बोलती है, रुपया नीचे गिर रहा उसके ऊपर नहीं, विकास। अच्छा ये बताइए, 2009 में रुपया की वैल्यू क्या थी? आपने बात किया ना डॉलर की। हमारा बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोगों को टीवी पे बैठाते क्यों? रुपया बताइए 2009 में कितना था? बताया आपको? 2013 में कितना था? बताया आपको? 2019 में कितना था? बताया आपको? नहीं पता। ऐसी बातें करके डॉलर की बात करके आपके राज में डॉलर और रुपया का गिरावट था, 30% था, एनडीए के काल में 15% था और एनडीए के काल में 14% डिप्रिसिएशन हुआ। किस क्या बात कर रहे हैं? किस पार्टी में बात करते हैं डॉलर की? आपको पता है 2009 में कितना था, 2004 में कितना था? नहीं पता। बैठ के नहीं, संजय राणा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। संजय राणा साहब, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, क्या आम लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ी है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि जीएसटी के दरों में जो इजाफा किया गया है, कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है, क्या इससे आम लोगों की दिक्कतें नहीं बढ़ी है? मैंने इसलिए सवाल पूछा फेमिदा हसन से क्योंकि मामला डिरेल हो जाता है, जिसकी बात होनी चाहिए। 30 सेकंड में आंसर। सर जीएसटी भी कैसे लगाया है? 30 सेकंड में आंसर दे। अब सुन लेते हैं। अरे फेमिदा सुन लीजिए, ठीक है संजय जी 30 सेकंड खत्म कीजिए। 30 सेकंड लग ज्यादा नहीं लेंगे। ऐसा है कि जो जीएसटी लगा है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, 3 लेयर्स ऑफ मीटिंग होती है, सारे विपक्ष की स्टेट हो चाहे पार्टी के स्टेट हो, सेंटर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। मीटिंग जो हुई थी जून में हुई थी, इंप्लीमेंटेशन 18 जुलाई को हुआ, तो बाकी दिन सो रहे थे, इनको नहीं पता था होने वाला। नंबर 1। नंबर 2, जो पैकेट ब्रांड की बात कर रहा हूं, जो पैकेट में आता है उस पे जीएसटी लगा हुआ है। अगर किसी में कोई त्रुटि है, आपको लगता है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप काउंसिल में ये बात को उठा सकते थे। अब 18 दिन तक सो क्यों रहे थे? नंबर 3, 2017 के पहले जब जीएसटी नहीं था तो 4 से 6% तक ये सारे खाद्यान्न पे, नाम पूछो मैं नाम बताऊंगा, सब पे 4 से 6% तक वैट के रूप में वसूला जाता था। नो डाउट ये महंगाई आ गई है, थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए था, हो सकता है इसको डिले कर सकते थे, लेकिन उसका कारण है क्योंकि क्या हुआ, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैकेट में पैक करके के अनब्रांडेड सामान को बेच रहे थे, टैक्सेस की चोरी कर रहे थे। ये कंप्लेंट स्टेट ने भी दिया, विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, सेंटर ने भी बैठ के निष्कर्ष निकाला, इसलिए लगाया गया। तो इसमें सकारात्मक डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकता है, काउंसिल में हो सकता है, लेकिन रोड पे तो कोई डिस्कशन होकर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे डिस्कशन नहीं करते, बाहर डिस्कशन करते हैं। दिक्कत यह है कि ना जीएसटी काउंसिल में इस पर डिबेट हो रही है, ना संसद में हो रही है। रावल साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसी बयानबाजी से जिसका जिक्र आप बार बार जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश आप टीवी डिबेट में कर रहे हैं, क्या जगदीश ठाकुर के बयान के बाद मामला डिरेल हो जाता है, चर्चा किसी और चीज की होने लगती है? आपकी बात में मैं अगर
निष्पक्ष से बोलूंगा तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बयान जो है वो फिर से मैं बोल रहा हूँ तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा सा चीज दिखाई दे रही है। गुजरात की परिस्थिति बयान पढ़ा जा रहा है, दो बार पढ़ा गया। ये हंसी तो आएगी ना सर, कम से कम हंसी बात में आ रही है और ये खुश भी हूं, कम से कम आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी हंसी नहीं आ रही, हंसी तो आएगी ना। एक पार्टी जो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करना चाहती है वो आज से नहीं कर रही है, उनके जो पूर्वज थे वो भी करते चले आ रहे थे। चलिए अब रावल जी को सुनिए। ठीक है रावल कर दीजिए। ठीक है रावल जी क्या बताएगी? ठीक है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि गुजरात में 40 लाख से ज्यादा नौजवान बेकार है। यहाँ पे हम बेकारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। गुजरात के इतिहास में सबसे पहली बार विधानसभा में जाके हमारी यूथ कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला फूंका है। यहाँ पे गुजरात में जो हालत है, बीजेपी की जमीन है, इनके प्रेसिडेंट है। भाई मत बोलिए बीच में, बेरोजगारी की दर 30% है, जो उन्हें ठीक कर लिए। कांग्रेस शासित राज्य की बात कर रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के दर जाके देख लीजिए, बढ़ रही है, उन्हें ठीक कर लिया आपने। आप सिर्फ बातें करते हो, आंकड़े लेके बैठा करो, आंकड़े होंगे तो बात करेंगे। आप बताइए राजस्थान में 10% कैसे बेरोजगारी बढ़ गई पिछले 5 साल में? क्या बात करते हैं आप बैठ करके? झूठ बोल रहे, सिर्फ टीवी पे झूठ बरगलाते। आपका काम है देश को। संजय राणा साहब, नहीं संजय राणा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी चाहे गुजरात की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, बेरोजगारी तो है ना? बिल्कुल है बेरोजगारी, इसमें बात तो होनी चाहिए। देश का मुद्दे को आप देखिए, देश के मुद्दे को रोड पर डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट में कितने बार इन्होंने प्राइवेट बिल लाया, कितने बार रिक्वेस्ट किया? पूछिए राहुल गांधी का अटेंडेंस पूछिए पार्लियामेंट में कितना है? 36% अटेंडेंस है। क्या बात करते हैं आप? आपका नेता पार्लियामेंट में बैठता है, डिबेट में नहीं आता है, डिस्कशन के लिए पॉइंट नहीं रखता है, बिल लेके नहीं आता, तो क्या बात करेंगे आप? सिर्फ बैठ के ट्विटर की राजनीति करें। अगर आप इतने ही गंभीर है, इतने ही सीरियस है देश के मुद्दे को लेकर के, तो कृपया करके पार्लियामेंट में सारे डिटेल्स निकलवाइए कुंदन भाई, और पूछिए राहुल गांधी ने कितने प्रश्न रखे, कितने बार उन्होंने झंडा उठाया। कांग्रेस पार्टी ईडी का नोटिस आता है, पूरे देश में आंदोलन करते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए कितने बार आलोकवत साहब, दरअसल गुजरात के मुद्दे हैं क्या? आलोकवत साहब, ठीक है, आलोकवत साहब, दरअसल गुजरात के मुद्दे हैं क्या, और क्या उन मुद्दों को छू रही है कांग्रेस? आलोकवत साहब, कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरी ये जानते हैं कि हम फिर से दोबारा आने वाले हैं नहीं, तो किसी तरीके से ट्रैक करना चाह रहे हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है वहां पर आप अपनी पैर की अपनी जड़ें जमा रही है। और गुजरात में भी मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस कांग्रेस से बेटर होने वाला है। और चाहे आप हंस लीजिए, लेकिन परिणाम आने दीजिए। सत्येंद्र साहब, आपको भी लगता है क्या गुजरात में कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि आम आदमी पार्टी वहां पर बेहतर कर सकती है बाकी राज्यों के मुकाबले? प्रश्न अगर मुझसे है तो बिल्कुल मैं दूसरे किसी भी राजनीतिक पार्टी पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिकृत किया गया है। मैं 50,000 बूथ तक 2022 के इस चुनाव तक कैसे पहुंचूंगा उसका विचार करूंगा। मेरे 8 लाख जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो किस तरीके से देश के हित के लिए कार्य करेंगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। मैं जो जिस तरीके का हम लोगों का जो पेज समिति का नेटवर्क एक तैयार हो रहा है, वो पेज समिति के नेटवर्क के तहत जन जन के जो सरकारी जो आयोजन है वो कैसे लोगों के पास पहुंचे उसकी मैं चिंता और चर्चा करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयुष्मान भारत कैसे लोगों के पास पहुंचे, कैसे उजाला योजना पहुंचे, कैसे जनधन पहुंचे, कैसे एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, कैसे अलग अलग आयाम देश के लोगों के पास पहुंचे उसकी चिंता और मनन करूंगा। और हमारे लिए जो 6.5 करोड़ गुजराती वो सब एक है और हम ये मानते हैं कि उनका भी जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी। प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे हेमंत रावल जी के बयान से ही कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे। हेमंत साहब, आखिरी सवाल, क्या ऐसी बयानबाजी को डिफेंड करना कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किल हो जाता है? क्या एक जो दूसरा धड़ा है वो नाराज हो जाता है? क्या ऐसी बयानबाजी से नुकसान होता ही होता है, जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी अपने बयान में भी कह रहे हैं? क्या ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, खासतौर पर तब जो बयान समाज को 2 धड़े में बांटता हो, देश को 2 धड़े में बांटता हो?
छोटा जवाब साहब। सबसे पहले तो अब मैं छोटा ही जवाब है, फिर से मैं तीसरी बार आपकी डिबेट में बोलूंगा, ये बयान का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी, हमने सोशल जस्टिस की बात की थी और हमने विश्व बंधुत्व की बात की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे जगदीश ठाकुर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। दरअसल वो मनमोहन सिंह के बयान को याद कर रहे थे और लोगों को याद दिला रहे थे, कह रहे थे कि कितना भी नुकसान हो जाए कांग्रेस को, आइडियोलॉजी से हम समझौता नहीं करेंगे और हम उस बयान पर एक तरीके से कायम हैं।